नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां आउटसोर्सिंग कंपनी में बमबाजी, फायरिंग और मारपीट के मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। पुलिस ने आशा कोठी में छापेमारी सर्च अभियान चलाया। एक घर से 2 बम, 90 टन अवैध कोयला जब्त किया है। आपको बता दें कि एक महिला को भी हिरासत में लिया गया। जब्त कोयला बीसीसीएल एरिया 1 को सौंपा गया। बम और कोयला बरामदगी को लेकर पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज भी कर लिया है और दोनों मामलों में जेएमएम नेता कारू यादव, विनोद यादव सहित अन्य को आरोपी बनाया गया है। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में मार्केट का ताला तोड़ा गया। जेएमएम नेता के मार्केट कॉम्प्लेक्स के सीसीटीवी को भी खंगाल रही है पुलिस और इस पूरे मामले में अब तक 7 एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं। और इस पूरी खबर पर न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है? फिलहाल तो हिलटॉप आउटसोर्सिंग में झड़प और एसडीपीओ के घायल होने के बाद पुलिस का रुख पूरी तरीके से सख्त दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि मधुबन, हिलटॉप और आशा कोठी ये पूरी तरीके से पुलिस कैंप में बदल चुकी है। जिले के ग्रामीण एसपी को लेकर मधुबन थाना में कैंप की और हर मामले की बारीकी से जांच करते हुए सारी अपडेट ले रहे हैं। कल की अगर बात की जाए तो आशा कोठी में सर्च अभियान और छापेमारी की गई, जिसमें जेएमएम नेता और शेख गुड्डू की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की गई थी। सर्च अभियान में कई घरों की जब तलाशी ले गई तो एक घर से 2 बम बरामद किए गए और इस मामले में जिस घर में महिला उपस्थित थी उस महिला को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं बगल में ही अवैध कोयला का भंडारण था, वहां से 90 टन अवैध कोयला को भी जब्त किया गया। पुलिस इस मामले को लेकर पूरी सख्ती बरत रही है और जेएमएम नेता की गिरफ्तारी को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। हालांकि अब तक उन्हें सफलता नहीं मिल पाई है। वहीं इस मामले में अब तक 7 एफआईआर हो चुके हैं। फिर से कल जो है अवैध कोयला भंडारण और इसके साथ जो बम बरामदगी हुई है उसे लेकर भी जेएमएम नेता और उसके पुत्र सहित अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अब तक 7 एफआईआर हो चुके हैं, जिसमें सांसद गिरिडीह चंद्रकांत चौधरी भी शामिल है और साथ ही साथ बीसीसीएल के जीएम केसी साहा भी इसमें शामिल है। फिलहाल इसे लेकर पुलिस जो है तो जेएमएम नेता की गिरफ्तारी का पूरा प्रयास कर रही है। हालांकि अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस की जिस तरह से दबिश है, हो सकता है कि पुलिस को सफलता मिल जाए, क्योंकि कारू यादव के पिता के देहांत के बाद आज भोज भी है और हो सकता है कि उस अगर भोज भंडार में कारू यादव पहुंचते हैं तो उस समय पुलिस उन्हें दबोचने का भरपूर प्रयास करेगी। बिल्कुल संजय, बिल्कुल देखना होगा कि आगे पुलिस की तरफ से और क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है धनबाद से, जहां एक निजी स्कूल पर छात्राओं के साथ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना मामले में छात्र संगठन में उबाल देखने को मिल रहा है। विद्यार्थी परिषद ने भी मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रिंसिपल का पुतला फूंका और छात्रों के साथ साथ परिजनों से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की बात कही। साथ ही अगर स्कूल प्रबंधन द्वारा मांग नहीं माना गया तो उग्र आंदोलन के साथ साथ स्कूल में तालाबंदी करने की चेतावनी भी दे दी गई है। और ये 2 तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे। इस घटना के बाद की ये 2 तस्वीर है, जहां आगजनी की जा रही है। जो प्रिंसिपल है उनका पुतला फूंका जा रहा है। परिजनों की भी ये शिकायत है कि ये गलत किया गया है और प्रिंसिपल को माफी मांगनी चाहिए। तो धनबाद से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पेन डे के मौके पर प्रिंसिपल ने छात्राओं के शर्ट को उतरवाया और उसके बाद ये गुस्सा साफ तौर पर देखा जा रहा है। कारमेल स्कूल के प्रबंधक के द्वारा जिस प्रकार से 80 छात्राओं के साथ जो है ना दुर्व्यवहार किया गया है, ये बिल्कुल शर्मनाक है। और ये पूरे देश भर में इस प्रकार का विषय 9 तारीख को जिस प्रकार की घटना घटी है पेन डे के नाम पर और पेन डे के खिलाफ में स्कूल प्रबंधक 80 छात्रों के बच्चों के साथ जो है कपड़ा उतरवा दिया, ये बिल्कुल शर्म की बात है। गार्जियन डीसी ऑफिस में जाकर हल्ला बोल मचा रहा है, सामाजिक क्षेत्रों में जाकर जो है ना हल्ला मचाया जा रहा है। ये स्कूल प्रबंधक के साथ इस प्रकार का अत्याचार 80 छात्रों के साथ ये बिल्कुल दुर्व्यवहार है। विद्यार्थी परिषद ऐसे स्कूल प्रबंधक को लेकर ऐसे एफआईआर चार्जशीट फाइल करवाना चाह रही है, ताकि ऐसे घटना पूरे स्कूल में इस प्रकार की घटना न घटे। दूसरा, उस स्कूल प्रबंधक का प्रिंसिपल का इस्तीफा होनी चाहिए, ठीक ना। और तीसरा, सभी स्कूल के छात्रों के साथ और उसके गार्जियनों के साथ माफी।
और इस पूरी खबर पर न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, एक बहुत ही संगीन मामला सामने आया है और ऐसे में अनुशासन के नाम पर अत्याचार का ये मामला एक तरीके से कह लीजिए। आप परिजनों का क्या कुछ कहना है, कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया? फिलहाल तो परिजनों ने इस मामले को लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा और आक्रोश है, तो यही कारण है कि जिले के डीसी से इस मामले में शिकायत की और डीसी ने भी इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच कमेटी गठित कर दी और जांच कमेटी में एसडीएम भी शामिल था और उन्होंने स्कूल पर जाकर इसकी जांच की। साथ ही साथ एसडीएम ने यह भी कहा है कि जो भी सीसीटीवी फुटेज है वो अभिभावकों के सामने ही वो खंगालेंगे ताकि किसी तरीके के अभिभावकों में इस संदेह ना हो। वहीं इस मामले को लेकर अब जो है तो छात्र संगठन भी सामने आ गए। उनका कहना है कि जो दोषी प्रिंसिपल है उनका इस्तीफा होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही साथ सार्वजनिक रूप से उन्हें माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अच्छी छात्राओं के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया है वह एक घृणित कृत्य है और इसे लेकर प्रिंसिपल को जो है तो माफी मांगना ही चाहिए। और अगर वो सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगती है तो वह उग्र आंदोलन करेंगे और जिले भर में जहां जहां भी इस तरह के उनके स्कूल होंगे वहां पर ये इस तरह का आंदोलन करेंगे। फिलहाल डीसी के नेतृत्व में इसकी जांच कमेटी बनाई गई है और डीसी इस पूरे मामले को मॉनिटरिंग कर रही है। एसडीएम ने भी कल जाकर स्कूल में जांच की और उसकी भी जांच रिपोर्ट वहां सौंपेंगे। हालांकि इस मामले में कितनी सच्चाई है वह तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से अभिभावकों में और छात्र संगठनों में उबाल है, इससे कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ेगी और जो दोषी प्रिंसिपल है उन्हें भी इस मामले में सामने आना होगा। स्कूल परिसर की तरफ से कुछ कहा गया है? स्कूल परिसर की तरफ से क्या जानकारी दी जा रही है इस पूरे मामले को लेकर? फिलहाल तो प्रिंसिपल ने इस मामले में कहा कि उन्होंने इस तरह की कोई भी कृत्य नहीं किया है। जो फॉर्मल ड्रेस था उसी फॉर्मल ड्रेस में सभी छात्राओं को स्कूल भेजा गया था, लेकिन जिस तरीके से अभिभावकों का आरोप है वह कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है और जांच के बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर उन 80 छात्राओं के साथ क्या कुछ घटना हुई थी। हो सकता है कि ये 80 छात्राओं के साथ ये घटना हुई, उन लोगों से भी जांच कमेटी पूछताछ करेगी। ठीक है संजय, ठीक है, आप नजर बना के रखिए और देखना होगा कि आगे पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और गुमला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। अनियंत्रित बाइक ने पेड़ को टक्कर मारा, बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई। गुमला से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। सड़क दुर्घटना हुई है, अनियंत्रित बाइक ने पेड़ में टक्कर मार दिया और इसके बाद मौके पर ही बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। रांची से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जहां आज से 26 तक रहेगा हॉकी का रोमांच। वुमेन्स हॉकी इंडियन लीग की आज से शुरुआत होगी। 4 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया है। आज दिल्ली एसजी पाइपर्स और उड़ीसा वॉरियर्स के बीच ये मुकाबला होना है। मरांग गोमे के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में ये मुकाबला होने वाला है। दिल्ली एसजी पाइपर्स और उड़ीसा वॉरियर्स, बंगाल टाइगर और सूरमा हॉकी क्लब ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। 26 जनवरी को ये पहला फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आपको बता दें कि शाम के 7:30 बजे कल्पना सोरेन इसका उद्घाटन करने वाली हैं। 8:30 में पहला मुकाबला खेला जाएगा और दिल्ली के कप्तान नवनीत कौर और उड़ीसा की कप्तान नेहा गोयल के बीच ये मुकाबला होने वाला है। ये मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होगा और देखना होगा कि इस मुकाबला में किसकी जीत और किसकी हार होती है। लेकिन झारखंड के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका, जहां शाम के 7:30 बजे कल्पना सोरेन इसका उद्घाटन करेंगी। 8:30 बजे पहला मुकाबला खेला जाएगा। रांची एक बार फिर से हॉकी के रंगों में रंगने के लिए तैयार है। रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में तमाम तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी है, क्योंकि आज से इसी मैदान पर हॉकी इंडिया लीग का जो मुकाबला है वो खेला जाएगा। रांची में आज से लेकर 26 तारीख तक हॉकी का जो रोमांच है वो देखने को मिलेगा और आपके स्क्रीन के सामने आप देख सकते होंगे फिलहाल जो खिलाड़ी हैं वो किस तरीके से वार्म अप कर रहे हैं। दिल्ली एससीजी पाइपर्स और उड़ीसा वॉरियर्स के बीच का आज का मुकाबला इसी मैदान पर खेला जाना है और इसकी तमाम तैयारियां जिला प्रशासन के साथ साथ हॉकी इंडिया और झारखंड सरकार ने भी कर ली है। आज
आज करीबन शाम के 7:30 बजे यहाँ उद्घाटन समारोह में कल्पना सोरेन पहुंचेगी। विधायक कल्पना सोरेन इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेगी, यानी मैच का उद्घाटन करेगी। और शाम के 8:30 बजे आज का पहला मुकाबला, और आज एकमात्र सिर्फ मुकाबला खेला जाएगा जो आज 8:30 बजे खेला जाएगा, जो दिल्ली की कप्तान नवनीत कौर और उड़ीसा की कप्तान नेहा गोयल के बीच खेला जाएगा। अक्सर हमने देखा है कि जब भी रांची में हॉकी का मुकाबला रहा है तो बेहद ही दिलचस्प और रोमांचक इस वजह से हो जाता है क्योंकि झारखंड की रगों में हॉकी बसता है और झारखंड के लोग बड़े ही उत्साह के साथ हॉकी देखने के लिए मैदान में पहुंचते हैं। और इसी वजह से यहाँ इस पूरे मुकाबले की अगर हम एंट्री की बात करें तो एंट्री फ्री रखी गई है, यानी किसी भी तरह का टिकट जो है वो नहीं लगना है। कुल 4 टीम हॉकी इंडिया लीग में जो है वो पार्टिसिपेट की हैं, जो यहाँ पर आज से लेकर 26 तारीख तक अपना प्रदर्शन करेगी और 26 तारीख को अंतिम मुकाबला यानी फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। गौरव झा, न्यूज 18, रांची। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर राजधानी रांची भी राममय दिखा। शहर के सभी राम मंदिर को सजाया और संवारा गया था। आपको बता दें कि फिरायलाल चौक पर आतिशबाजी की गई। इस दौरान भजन संध्या का आयोजन भी किया गया और राम भक्ति में लोग झूमते नजर आए। ये रांची से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां राम भक्ति में लोग एक बार फिर से झूमते नजर आए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्षगांठ हो चुके हैं, 1 साल पूरा हो गया है और ऐसे में हर तरफ राममय माहौल नजर आ रहा है। मंदिर का बने हुए हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार पिछले बार 22 जनवरी को था, इस बार 11 जनवरी को पड़ रहा है। आज हम लोग वार्षिकोत्सव मना रहे हैं, राम जी का भजन हो रहा है। हमारे भाजपा के प्रदेश के आदरणीय संगठन महामंत्री करमवीर सिंह के जी द्वारा चंद्रशेखर आजाद का जो हम लोग मूर्ति का अनावरण भी कराए और उन्होंने विधिवत भजन संध्या का शुभारंभ किया और लगातार यहाँ घंटों से आतिशबाजी हो रही है। हम लोग खुशी मना रहे हैं क्लब के लोग। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने 21 और 22 जनवरी को यहाँ भव्य आयोजन किया था। इस बार भी हम लोग वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में प्रसाद वितरण, भजन संध्या, आतिशबाजी लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। राम जन्मभूमि का उद्घाटन का स्थापना का आज पहला वार्षिक उत्सव है और आज हम लोग इसको पूरा धूमधाम से पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ बहुत ही सुंदर भजन संध्या का आयोजन किया गया है और साथ ही हमारे चंद्रशेखर आजाद जी का प्रतिमा का अनावरण भी हुआ है और सभी सनातनी पूरे उमंग के साथ लगातार आतिशबाजी हो रही है। और अब रुक करेंगे मौसम के मिजाज की। मौसम से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर बताएं, जहां आज से रांची समेत राज्य भर में ठंड से राहत मिलेगी। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है। न्यूनतम पारा 2 से 4 डिग्री तक बढ़ने की उम्मीद मौसम विभाग ने जताया है। कल सबसे कम तापमान गुमला का दर्ज किया गया। आज कांके का न्यूनतम पारा 4.2 डिग्री पहुंचा है। आज की अगर हम बात कर लें तो आज का मौसम सुहाना लग रहा है। कल कांके का न्यूनतम पारा 3.3 डिग्री था। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां अगले 2 दिन में ठंड से लोगों को राहत मिल सकती है। मौसम विभाग की तरफ से यह जानकारी दी गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि 2 से 4 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी आने वाले वक्त में हो सकती है। झारखंड के लोगों को अगले 2 दिनों में ठिठुरते हुए ठंड से राहत मिल सकती है और मौसम साफ हो सकता है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो अगले 2 दिनों में जो न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यानी जो न्यूनतम तापमान अगर हम एवरेज की बात करें तो 7 से 8 डिग्री सेल्सियस रही है, वो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकती है और मौसम साफ हो सकता है। हालांकि इस दौरान कुछ जो जिले हैं, अगर आज की बात करें तो मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक आज कुछ जगहों पर राज्य के पश्चिमी भागों में कहीं कहीं सुबह के वक्त हल्के मध्यम दर्जे के कोहरे जो हैं उसके अनुमान लगाए गए हैं। इसको अगर छोड़ दे तो राज्य के सभी जगहों पर जो है वो मौसम साफ रहने का जो पूर्वानुमान है वो मौसम विभाग ने दिया है। अगर हम
न्यूनतम तापमान की बात करें तो कल जो है वो राज्य के कई हिस्से में जो न्यूनतम तापमान है वो कम देखने को मिला था, जिनमें से गुमला जो था वो 3.7 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला, चतरा 4, गढ़वा 5.1, खूंटी 6.5, लोहरदगा 4.2, रामगढ़ 5.2 तो हजारीबाग 5.1 रहा है। वहीं रांची के नामकुम के इलाके में 4 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो दर्ज किया गया है। लेकिन अब जो है वो मौसम विभाग ने अलर्ट जो है वो जारी ये कर दिया है कि अब मौसम में जो है वो ठंड से लोगों को राहत मिल सकती है। और जिस तरीके से ठिठुरन भरी ठंड से लोग परेशान थे, तो अब अगले 2 दिनों में जब तापमान में बढ़ोतरी होगी, यानी न्यूनतम तापमान जो है वो बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से राज्य के लोगों को राहत मिलेगी। गौरव झा, न्यूज 18, रांची। बोकारो में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तापमान लगातार नीचे गिर रहा है, लोग ठंड से परेशान हैं। दिन में शीतलहरी और रात में कड़ाके की ठंड लोगों के लिए परेशानी का सबक बन चुका है। लोग खुद से चौक चौराहे पर लकड़ी की व्यवस्था कर अलाव के सामने बैठकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि जिला प्रशासन के द्वारा चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए। जिला प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हम लोग इतना रोजी रोटी कमाने वाला रोड पे थोड़ा सा लकड़ी मिलना चाहिए, अलाव होना चाहिए। ठंडा काफी बढ़ गया। क्या क्या उपाय कर रहे हैं बचने के लिए? बचने के लिए उपाय का हम लोग वही सब बात से थोड़ा इधर उधर से थोड़ा लाते हैं, वही सब 1 घंटा तापते हैं, उसके बाद फिर घर जाएंगे। राहत मिलता है? राहत कहाँ मिलेगा, इसमें क्या आधा 1 घंटा जलेगा, उसके बाद बुता जाता है। प्रशासन को थोड़ा लकड़ी अलाव का थोड़ा व्यवस्था करना चाहिए। बिल्कुल शाम के टाइम ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को ठंड प्रॉब्लम हो रहा है। स्पेशली जो लोग घर में बैठे हैं उनको भी, और जो बाहर हैं उनको भी ठंड का एहसास हो रहा है। बचने के लिए क्या क्या उपाय हो रहे हैं? बचने के लिए अलाव जला रहे हैं सड़क के किनारे, और रजाई, कंबल और स्वेटर जो है पहने हुए हैं, जैकेट पहने हुए हैं। पूरा ठंडा बढ़ गया है, हम लोग को तापना पड़ता है लकड़ी उकड़ी ला के। ठंडा से बचने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? लकड़ी उकड़ी रहेगा तब ना हम लोग जलाएंगे। अभी तो ठंडा ज्यादा बढ़ गया है, सवेर में भी ठंडा लगता है, रात में भी ठंडा लगता है। गिरिडीह में ठंड के मौसम में राजधानी की अगर हम बात कर लें तो राजस्थानी घेवर खूब बिक रहा है। राजस्थानी घेवर की खूब ज़्यादा बिक्री इन दिनों रांची में देखने को मिल रही है और पूरे झारखंड में भी इसकी बिक्री सबसे ज़्यादा हो रही है। लोग इसे खाना बेहद पसंद कर रहे हैं। ये घेवर स्वाद में मीठा होता है और इसे बेसन और दूध से बनाया जाता है। इस पूरी खबर पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह जिले में ठंड के मौसम के आगमन होते ही घेवर की बिक्री शुरू हो जाती है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बड़ा चौक की, जहां पर घेवर बनाने की प्रक्रिया जारी है। और यहां पर जो घेवर बनाया जाता है वो पूरे जिले में नहीं, झारखंड में फेमस है। आप प्रक्रिया देखिए, यहाँ पर बेसन और दूध को मिक्स करके फ्राई किया जाता है। उसके बाद इस प्रकार का कुछ बनकर निकलता है, फिर इसके ऊपर चाशनी डाला जाता है और इसे बिक्री की जाती है। ये गिरिडीह जिले में बहुत ही फेमस है और इसका बाहर भी सप्लाई किया जाता है। तो इस प्रकार ये घेवर बनाने की प्रक्रिया चल रही है और ये इसकी खास बात है कि ठंड के मौसम में ही इसे बिक्री की जाती है। इसके बारे में अधिक हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। घेवर के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? घेवर ये जनवरी में ही बिकता है, 14 जनवरी के उपलक्ष्य में चलता है घेवर। इसको यानी जैसे तिलकुट चलता है वैसे यहाँ घेवर भी चलता है, दोनों चीज यहाँ चलता है। कैसे बनाते हैं इसको? दूध और मैदा से मिला करके बनाया जाता है। जिले में पूरा फेमस है ना यह गिरिडीह में फेमस है राजस्थानी घेवर। राजस्थान का घेवर पूरा फेमस है। परशुरन। कहाँ से लोग आते हैं खरीदने के? यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं, कलकत्ता से। इसमें भी वैरायटी वगैरह होता है क्या? हाँ, एक फ्रूट वाला होता है, एक ये होता है। फ्रूट एक नॉर्मल फ्लेवर का? हाँ बस, हाँ। तो इस प्रकार राजस्थान के घेवर की बिक्री हो रही है। एक बार और तस्वीरों में आप यहाँ पर देख सकते हैं और बताया जाता है कि इसके 2 वैरायटीज होते हैं, प्लेन और एक फ्रूट के वैरायटी होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर जो घेवर की बिक्री होती है यहाँ पर बहुत ही फेमस है और बताया जाता है कि ये राजस्थान का ये घेवर है और बड़ी चाव से लोग यहाँ पे इसे खाना पसंद करते हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद।
और अब रुक करेंगे सियासी खबरों का। खबर राज्य से है, जहां बजट से पहले कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विभागीय अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। इस बैठक में कृषि, पशुपालन, सहकारिता विभाग के सचिव के साथ साथ विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। 24 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने से पहले विभाग अपनी पूरी तैयारी कर लेना चाहता है। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि वैसी योजना जो 3 साल से चलने के बाद भी किसानों के लिए लाभदायक नहीं रही, उसे ड्रॉप किया जा रहा है। जिन जगहों पे अच्छा किया गया है या जहां अच्छा स्कोप है जिन स्कीम्स पे, उसमें हम लोग थोड़े बजट को अधिक करके मांग कर रहे हैं। जो योजनाएं समय दी गई लगातार 3 साल 4 साल के बाद भी उसका कुछ फलाफल नहीं देखने को मिल रहा है, तो वैसे योजनाओं को ड्रॉप भी किया गया है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां बैंक लोन घोटाला मामले में एक्शन जारी है। ईडी ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली, कोलकाता, बिहार से ये गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली से नितिन मेहरा गिरफ्तार किए गए, कोलकाता से संदीप सिंह गिरफ्तार हुए हैं, विपिन तिवारी और राम बाबू को भी गिरफ्तार किया गया। चारों आरोपियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं बैंक लोन घोटाले को लेकर के, जहां मामले में एक्शन लगातार जारी है। ईडी ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। अलग अलग जगहों से ये गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली, कोलकाता और बिहार से गिरफ्तारी हुई है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर, एक बड़ी खबर है जहां बैंक लोन घोटाले को लेकर के गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। क्या है इन आरोपियों का इतिहास? देखिए, जांच एजेंसी ईडी के द्वारा 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि आरोपियों का नाम की अगर बात करें तो पहला आरोपी है विपिन तिवारी, जो वैशाली शहरी कॉर्पोरेशन बैंक का सीईओ है। इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही इसके ससुर हैं राम बाबू सांडिल्य, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। देखिए, राम बाबू सांडिल्य का जो रोल है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसी मामले की तफ्तीश के दौरान में जिस तरह से बिहार स्थित सहकारिता बैंक में जिस तरह से तफ्तीश की जा रही थी, जब तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया गया तो पता चला कि इनके ससुर जो हैं राम बाबू सांडिल्य, इनका कनेक्शन उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित जो पूर्वांचल बैंक है उसके फाउंडर हैं, और उत्तर प्रदेश में भी केस रजिस्टर्ड था, तो उनकी भी भूमिका निकल के सामने आई। इसके साथ ही तीसरे आरोपी के नाम की अगर बात करें तो वो है संदीप सिंह, जो कोलकाता का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है। और नितिन मेहरा, इसको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है जी। और जो आखिरी 2 नाम मैंने बताया, संदीप सिंह और नितिन मेहरा, इन दोनों की भूमिका मनी लॉन्ड्रिंग करने में कॉपरेट करने की रही है। जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को अंजाम देने में जिस तरह से विपिन तिवारी, राम बाबू सांडिल्य और इसके साथ साथ कई अन्य जो बड़े आरोपी हैं, उनके साथ में इन दोनों का कनेक्शन रहा है, संदीप सिंह और नितिन मेहरा। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि नितिन मेहरा और संदीप सिंह से जब पूछताछ की जाएगी तो इस मामले में जांच का दायरा आगे बढ़ने वाला है। और इसी मामले में जिस तरह से शुक्रवार को 19 लोकेशन पर जांच एजेंसी के द्वारा सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, और ये मामला वही मामला है जो आरजेडी के जो संस्थापक सदस्य रहे हैं आलोक मेहता, जो बिहार में पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उनसे जुड़ा ये कनेक्शन है। पूरा का पूरा जो मामला है, जो इन्वेस्टिगेशन है, इसमें आलोक मेहता जो है उनका जो कनेक्शन है से निकल के सामने आया। बिल्कुल और देखना होगा कि अब आगे क्या कुछ कार्रवाई इन चारों पर की जाती है। ईडी की तरफ से लगातार एक्शन जारी है। बहुत शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 बिहार झारखंड पर जारी है।